एक तरफ टीवी के ऊपर आपको बताया जा रहा होगा कि किस-किस मेहमान को बुलाया जा रहा है। आपको बताया जा रहा होगा कि किस-किस जो है वो नेता को मंत्रालय मिलने वाला है। सारी बातें आपको इस वक़्त में टीवी के ऊपर दिखाई जा रही होंगी। लेकिन यूपी में कैसे डबल झटका लगा है और यूपी में कैसे 2-2 डिप्टी सीएम वो गायब हैं मुख्यमंत्री की बैठक से, इन पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। देखिए, आज जो कुछ हो रहा है, वो ठीक है, आज के लिए एक बड़ा दिन है, नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा दिन है, बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है, टीवी के लिए एक बड़ा दिन है, कि चलिए कम से कम नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं। अगर राहुल गांधी या और कोई प्रधानमंत्री शपथ लेते, तो फिर पता नहीं हमारा क्या होता। तो अभी इस वक़्त में जो खबर आपको टीवी पर दिख रही है, उसके उलट मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं उत्तर प्रदेश की, कि कैसे उत्तर प्रदेश में डबल झटका लगा है। वीआईपी और वीवीआईपी वीआईपी और वीवीआईपी दोनों जगह पर डबल झटका लगा है। मोदी का शपथ ग्रहण समारोह आज है, लेकिन यूपी में कहां-कहां पर झटका लगा है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। यूपी में वीआईपी और वीवीआईपी, और सबसे बड़ी वीवीआईपी तो स्मृति ईरानी का बुरा हाल है। लेकिन एक-एक करके तमाम वीवीआईपी और वीआईपी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये ऐसा कैसे हो गया। और उससे पहले मैं आपको राहुल गांधी का, अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को फिर चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को एक तरह से चिताया है कि शपथ आप लेने जा रहे हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वो मैं उठाता रहा था और उठाता रहूंगा। तो राहुल गांधी जो है वो क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा है, मैं जरा एक बार आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर। जरा राहुल गांधी का ये जो ट्वीट है वो लेकर के आइए। तो राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली है। नीट परीक्षा में धांधली ने 24 लाख से अधिक स्टूडेंट और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। नीट का लगातार हम मुद्दा उठाते रहे, नीट के बारे में लगातार मैं आपको अपडेट देता रहा हूं। नीट की परीक्षा को लेकर के कई सारे ऐसे विजुअल दुखद तस्वीरें निकल करके सामने आई है कि किसी छात्रा ने कूद करके अपनी जान दे दी। तो ऐसे विजुअल भी निकल करके सामने आए। सोचिए कि जो माँ बाप अपने बच्चों पर लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं और उसके बावजूद अगर परीक्षा सरकार ठीक से नहीं करा पा रही है, तो फिर कितनी बड़ी शर्म की बात है और कितनी जो है लानत की बात है। तो राहुल गांधी लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली है और नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से अधिक स्टूडेंट और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र मैक्सिमम मार्क्स के साथ में टॉप कर जाते हैं। एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र मैक्सिमम मार्क्स के साथ में टॉप कर जाते हैं। कितनों को ऐसे मार्क्स मिलते हैं जो टेक्निकली संभव ही नहीं है, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना नकार रही है। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हुआ था कि पेपर लीक नहीं हुआ, ये कहा गया, अंततोगत्वा मानना पड़ा। लेकिन अब विपक्ष वो नहीं है जो पहले था, विपक्ष अब कहीं उससे ज्यादा ताकतवर है। और देखिए, ये मुद्दा सीधे तौर पर लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक ही सेंटर के अंदर 6 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स ला करके पास हो जाते, कैसे संभव है? हर किसी के जहन में सवाल उठेगा। चलिए 1% संभव है कि हो सकता है भाई 6 के 6 स्टूडेंट जो है वो इतने टॉपर थे, इतने जबरदस्त थे कि हो सकता है कि उन्होंने टॉप कर दिया हो। लेकिन फिर भी सरकार जो है वो सामने तो आए, सरकार जवाब तो दे। आगे देखिए, शिक्षा माफिया और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से चल रहे इस पेपर लीक उद्योग से निपटने के लिए ही कांग्रेस ने एक रोबस्ट प्लान बनाया था। हम अपने मैनिफेस्टो में कानून बनाकर छात्रों को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था। आज मैं देश के सभी स्टूडेंट को विश्वास दिलाता हूं कि मैं संसद में आपकी आवाज बनकर के आपके भविष्य से जुड़े हुए मुद्दों को मजबूती से उठाऊंगा। युवाओं ने इंडिया पर भरोसा जताया है, इंडिया उनकी आवाज को दबने नहीं देगा। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि इंडिया पर देश के युवाओं ने भरोसा किया है और इंडिया उनकी आवाज को दबने नहीं देगा। देखिए, कोई मीडिया जो इस वक्त में भाग भाग करके ये दिखा रहा है कि इतने मंत्रालयों को जो शपथ दिलवाई जा रही है, इतने मंत्रालय बन गए हैं, इतने मंत्रालय बन रहे हैं, वो मीडिया
इस वक्त में उन 6 स्टूडेंट को लेकर के कहीं पर ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है कि ये जो 6 स्टूडेंट एक ही सेंटर के थे और उनके मैक्सिमम मार्क्स आ गए, वो कैसे आ गया, कैसे हो गया ये? इसको लेकर के जो मीडिया का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, वो नहीं हो रहा है और इसी से बहुत सारे सवाल जो है खड़े होते हैं। तो बहरहाल शपथ जरूर हो रही है नरेंद्र मोदी की, लेकिन एक कांटों का ताज नरेंद्र मोदी पहन करके एक कांटों की कुर्सी पर बैठेंगे और कब तक वो एडजस्ट कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं पर नीतीश कुमार के कांटे हैं, कहीं पर चंद्रबाबू नायडू के कांटे हैं, कहीं पर पेपर लीक के कांटे हैं, कहीं पर बेरोजगारी के कांटे हैं, कहीं पर महंगाई के कांटे हैं, कहीं पर ब्याज दरों के कांटे हैं। तो कांटे ही कांटे हैं, कांटे ही कांटे हैं। और जो एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास भी उनसे खुश रहता था, या ये सोच करके चलिए हम तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी जो है वो अगर कुछ दिक्कत है तो क्या कहें, तो ये अब सबकी धीरे धीरे जो है वो आंखों से अब पर्दा हटेगा, लोग सड़क पर भी आएंगे, संसद में भी बोलेंगे, तो वो सब कुछ होने वाला है। खैर, कुछ वीवीआईपी सीटों का मैं आपको हाल दिखाता हूं कि कैसे बहुत बुरा हाल वीवीआईपी का हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसमें और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी शामिल है। नरेंद्र मोदी का भी बहुत बुरा हाल हुआ है। नरेंद्र मोदी की सीट जो है वो भी बहुत बुरी तरीके से बीजेपी यहां पर हारते हारते बची है। तो क्या कुछ जो है वो नतीजे निकल करके सामने आए हैं और उनमें क्या कुछ हुआ है, ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक एक करके जो है वो तमाम वीवीआईपी और वीआईपी को सामने लेकर के आइए और उनका लेखा जोखा जो है आपको बताता हूं मैं। क्योंकि टीवी पर इस वक्त में लिस्ट बताई जा रही मंत्रियों की, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि क्या बुरा हाल हुआ है भाजपा का। ये नहीं बताया जा रहा कि बीजेपी कैसे जो है वो यहां पर दम तोड़ती हुई नजर आई है। मथुरा के अंदर देखिए आप, बीजेपी, दिल्ली से ही शुरू करते हैं, मथुरा के अंदर आप देखिए बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को 2019 में 6,71,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार उनको 5,10,000 वोट मिले और इस सीट पर उनके पक्ष में 1,61,000 वोट कम पड़े। तो ये हर सीट पर हुआ है। बीजेपी को इस बार लोगों ने वोट नहीं दिया है। जैसे तैसे करके अगर 20 सीट बीजेपी और यहां पर उनको झटका लगता तो फिर स्थिति बहुत अलग हो जाती, स्थिति बहुत उलट हो जाती। गोरखपुर के अंदर मोदी के योगी के गढ़ में गोरखपुर के अंदर भी बीजेपी के वोटों में गिरावट आई है। सांसद रवि किशन को इस बार 5,85,834 वोट मिले हैं, जबकि पिछली बार 7,17,000, माफ कीजिए, 7,17,122 वोट मिले थे और इस सीट पर कुल 1,31,000 वोट कम पड़े हैं। 1,31,288 वोट कम पड़े हैं। अब ये सबसे चहेती और सबसे बड़ी मंत्रालय में सबसे बड़ी जिसकी हार हुई है, अभी जो आपको मंत्रालयों की जो श्रेणी बताई जा रही है, कोई आपको नहीं बता रहा कि मंत्रालयों में सबसे बड़ी हार वो स्मृति ईरानी की हुई है। अमेठी में स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें 2024 में 3,72,032 वोट मिले थे, जबकि पिछली बार 4,68,000 वोट मिले थे। तो इस तरह अमेठी में उनके वोट भी 96,482 वोट कम हुए हैं और 1,61,000 वोटों से स्मृति ईरानी हार गई है। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। ये आंकड़े जो है वो बताते हैं कि बीजेपी की इस वक्त में क्या स्थिति है और बीजेपी कैसे जो है वो जैसे तैसे करके अपने आप को बचा पाई है। यहाँ पर सुल्तानपुर में बीजेपी को पिछले चुनाव में 5,59,196 वोट मिले थे। इस बार 4,11,156 वोट मिले हैं। कुल मिलाकर के 58,000 वोट सुल्तानपुर में इस बार बीजेपी को कम रहे। मेरठ के अंदर जहां पर बीजेपी ने टीवी सीरियल के राम जी को एक तरह से उतार दिया था, उस मेरठ की स्थिति आप देखिए। उस मेरठ के अंदर बीजेपी को पिछली बार 5,86,184 वोट मिले थे और इस बार 5,64,6,469 वोट मिले हैं। इस बार बीजेपी को 3,97,000 वोट कम हुए हैं। करीब करीब 4 लाख वोट बीजेपी को मेरठ के अंदर कम मिले हैं और बमुश्किल वो 6,000 वोटों से सिर्फ जीत पाई है।
और इसके बाद में फैजाबाद अयोध्या की सीट जिसको लेकर के देश दुनिया में चर्चा हो रही है कि बीजेपी जिस सीट को लेकर के ये कह रही थी कि हम ना केवल जो है वो उत्तर प्रदेश जीतेंगे, हम ना केवल उत्तर प्रदेश जीतेंगे बल्कि हम पूरे देश को इस एक सीट से, फैजाबाद की सीट से जीतने जा रहे हैं। ये कहानी, ये बातें जो आपको बताई जाती थी, वो कहानी आप देख लीजिए। फैजाबाद की सीट पर पिछली बार 5,29,021 वोट मिले थे। इस बार 4,99,000 वोट मिले हैं, यानी 29,299 वोट कम मिले हैं, कम हो गए हैं। और इतने ही वोटों से तकरीबन बीजेपी वहां पर हार गई है। तो चर्चा हो रही है, अयोध्या के लोगों को जो अंधभक्त ब्रिगेड है वो मुसलमानों की तरह से गाली दे रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई माँ बहन की गालियां दे रहा है, कोई आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहा है कि अयोध्या के लोगों का आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए। तो ये इस वक्त में चर्चाएं चल रही हैं। लखनऊ की सीट पर, लखनऊ की सीट पर पिछली बार 6,33,000 वोट मिले थे। इस बार 6,12,709 वोट मिले हैं। इस सीट पर भी इस बार 3,000 माफ कीजिए 20,000 वोट जो है वो कम हुए हैं। तो ये इस वक्त में आपके सामने स्थिति है। और इसके बाद में कुछ एक ऐसी सीट मैं आपको दिखाता हूं जो बीजेपी की सबसे ज्यादा दुखती रग बन गई है। वाराणसी की सीट पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वाराणसी से पहले आप देख लीजिए इलाहाबाद की सीट। इलाहाबाद की सीट पर बीजेपी को पिछली बार 4,94,000 वोट मिले थे। इस बार बीजेपी को 4,03,000 वोट मिले हैं। 91,000 वोट कम हो गए और यहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है। गाजियाबाद के अंदर 2019 में 9,44,000 वोट मिले थे। इस बार यहां पर 8,94,170 वोट मिले हैं, यानी 90,000 वोटों की यहां पर गिरावट हो गई है। वाराणसी के अंदर पिछली बार नरेंद्र मोदी को 2019 में 6,74,664 वोट मिले थे। इस बार घट करके 6,12,970 वोट हो गए हैं। इस सीट पर कुल 61,000 वोट बीजेपी को कम मिले और नरेंद्र मोदी सिर्फ 1.5 लाख के अंतर से जीत पाए। और जो जीत का मार्जिन था नरेंद्र मोदी का, वो जबरदस्त तरीके से जो है वो घटा है। तो ये आपके सामने लेखा जोखा है, ये आपके सामने लेखा जोखा है। और अभी भी पिक्चर एक और बड़ी पिक्चर आपको दिखाता हूं। अगर मार्जिन के हिसाब से बात करें तो 116वें नंबर पर नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। देखिए, मैं आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं कि एक तरफ टीवी पर इस वक्त में आपको मंत्रियों की वीवीआईपी सीट की और बताया जा रहा कि इस मंत्री के पास फोन आ गया है, इस मंत्री के पास फोन आ गया है, ये मंत्री बनने वाला है, ये सारी बातें बताई जा रही है। लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि सच्चाई सरकार की क्या है और सरकार जो किस तरीके से जैसे तैसे करके अपनी जो है वो बागडोर जो है बचा पाई है। और एक आपके सामने एक ग्राफिक देखिए, यहां पर नरेंद्र मोदी कहां पर है और राहुल गांधी कहां पर है। और बीजेपी जो है, बीजेपी बुरी तरीके से यहां पर हारती हुई जो है वो दिखी है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि राहुल गांधी को रायबरेली के अंदर उत्तर प्रदेश में 3,90,000 वोट मिले। 3,90,000 वोट जो है वो यहां पर रायबरेली में राहुल गांधी को मिलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के वोट इसके आधे भी नहीं है। और नरेंद्र मोदी को सिर्फ जो है वो 1,51,000 वोट मिले हैं। तो ये नरेंद्र मोदी का जो है वो इस वक्त में लेखा जोखा है। 1,51,000 वोट मिले और नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से यहां पर हारे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें तो उनसे ज्यादा वोट डिंपल यादव को मिले, 2,21,639 वोट मिले। और इसके साथ साथ जो है वो 2,15,000 वोट जो है वो अंसारी को मिले। इसके बाद में अखिलेश यादव को 1,70,000 वोट मिले। और किशोरी लाल जो कि स्मृति ईरानी के लिए दुखती रग बन गया, पूरी जिंदगी वो भूल नहीं पाएंगे किशोरी लाल शर्मा का नाम, 1,67,000 वोटों से जीते। और अजय राय
यहाँ पर राजीव राय, माफ कीजिए, घोसी से, वो 1,62,943 वोटों से जीते। धर्मेंद्र यादव 1,61,000 वोटों से यहाँ पर जीते। तो ये इस वक्त में हकीकत है। ये इस वक्त की कहानी को बयां कर रहा है कि बीजेपी किस तरीके से यहाँ पर पिछड़ी है, बीजेपी को किस तरीके से यहाँ पर झटका लगा है। और एक मैं जो है वो आपको दिखाता हूं कि अब बीजेपी को जहां जहां पर राम जी को लेकर के जो स्थान जुड़े हुए हैं, राम जी की लीला वाला दिखाइए आप, तो जहां जहां पर राम जी से जुड़े हुए स्थान है, वहां वहां पर बीजेपी हारी है। एक तरफ बीजेपी को गुमान हो गया था, ये कहा जा सकता है कि अहंकार हो गया था कि बीजेपी जहां जहां पर राम जी का या हिंदुओं का प्रभाव है, वहां पर बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वहां वहां पर बीजेपी का बंटाधार हुआ है। सुप्रिया सुनेत ने एक ग्राफिक जो है वो ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रभु की लीला देखिए, प्रभु की लीला देखिए, और इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। एक एक करके सीटों पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे, दो दो सीटें जो चर्चा उन पर जो है चर्चा करेंगे। अयोध्या की सीट, अयोध्या की सीट पर ये प्रभु की लीला आप देखिए। जहां पर श्री राम जन्मभूमि है, वहां पर उस सीट के ऊपर बीजेपी हार गई है। और अयोध्या की सीट पर, ये वीवीआईपी सीटों की मैं बात बता रहा हूं, जहां पर बीजेपी ये मान करके चल रही थी कि इन सीटों पर तो हमें कोई हिला नहीं सकता, इन सीटों पर तो कोई हमें जो है वो डिगा नहीं सकता, और इन सीटों पर हमें जो है वो जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। वहां पर उन सीटों पर जो प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई सीटें बताई जाती हैं या उनका प्रभाव बताया जाता है, वहां वहां पर बीजेपी की हार हुई है। तो अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है। जो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, वहां पर बीजेपी की भयंकर तरीके से हार हुई है। चित्रकूट के अंदर, चित्रकूट के अंदर बांदा में श्री राम ने जहां पर वनवास के 11 वर्ष बिताए, वहां पर भाजपा हार गई है। तो देखिए, ये इस तरीके से भाजपा के लिए, ये इस तरीके से भाजपा के लिए एक बहुत दुखद सपना, जिस तरीके से आप कहें या यूं कहें कि एक भाजपा के लिए एक बहुत डरावना जो है वो हकीकत निकल करके सामने आई है कि आपका जो सबसे बड़ा ब्रांड आप बना करके जिसको बेच रहे थे श्री राम जी को, आपका वो ब्रांड लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और लोगों ने कह दिया कि श्री राम जी किसी के ब्रांड नहीं हो सकते हैं। श्री राम जी लोगों की आस्था का केंद्र हो सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी का ब्रांड नहीं हो सकते हैं। लोगों ने ये बात बता दी और लोगों ने अयोध्या की सीट पर हरा दिया। उसके बाद सीतापुर की सीट, सीतापुर लोकसभा, जहां पर मां जानकी तीर्थ स्थल है, वहां पर भी बीजेपी हार गई। तो इस सीतापुर की सीट की कहानी जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद बस्ती की सीट देखिए, बस्ती की सीट जहां पर श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी की भूमि है, बस्ती की सीट, वहां पर भी भाजपा हार गई है। सुल्तानपुर की सीट, सुल्तानपुर की सीट जहां पर जो श्री राम जी से जुड़ा हुआ पवित्र स्थल है, वहां पर भी बीजेपी हार गई है। यानी सीतापुर, बस्ती और सुल्तानपुर, सीतापुर, बस्ती और सुल्तानपुर, तीनों जगह पर बीजेपी यहां पर हार गई। जो राम जी के जानकी स्थल थे, राम जी के जो गुरु थे, उनकी जो है वशिष्ठ स्थल था, वहां पर भी बीजेपी हार गई। अब देखिए प्रयागराज और रामटेक, प्रयागराज और रामटेक, प्रयागराज जहां पर वनवास के दौरान श्री राम जी का महत्वपूर्ण पड़ाव था और प्रयागराज वैसे भी संगम की धरती कही जाती है, वहां पर भी बीजेपी का और वोटरों का संगम नहीं हो पाया और प्रयागराज के अंदर भी बीजेपी हार गई और प्रयागराज में कांग्रेस वर्षों बाद वहां पर जीती है। रामटेक, रामटेक वनवास के दौरान श्री राम जी की विश्राम स्थली थी रामटेक, वहां पर भी बीजेपी हार गई है। जो राम जी से सीधे तौर पर जुड़े हुए स्थल थे, जो राम जी को लेकर के जहां पर ये कहा जा सकता था कि राम मंदिर का सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभाव होगा, वहां पर भी बीजेपी हार गई है। अब यहाँ पर नासिक के अंदर आप देखिए, नासिक के अंदर आप देखिए, भगवान लक्ष्मण ने सुरपंखा की जहां पर नाक काटी थी, भगवान लक्ष्मण ने सुरपंखा की जहां पर नाक काटी थी नासिक महाराष्ट्र में, वहां पर भी बीजेपी हार गई है। कोपल के अंदर, कोपल में जहां पर श्री राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि और वहां माफ कीजिए हनुमान जन्मभूमि जो है कोपल, और वहां पर भी बीजेपी हार गई। और उसके बाद रामेश्वरम, रामेश्वरम जहां पर श्री राम जी ने स्वयं
शिवलिंग की स्थापना की थी तमिलनाडु के अंदर और वहां पर भी भाजपा हार गई। तो ये एक बार फिर से दिखाइए सारे जो है वो अयोध्या, चित्रकूट, सीतापुर, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रयागराज, रामटेक, नासिक, कोपल और रामेश्वर, जो देश भर के बड़े स्थल जहां पर लोग राम जी को लेकर के बड़ी आस्था के साथ में जाते हैं, वहां पर बीजेपी हार गई। वहां के लोगों ने भाजपा को हरा दिया है। तो इसलिए लोगों ने साफ तौर पर बता दिया कि राम जी किसी के पेटेंट नहीं है, राम जी किसी की पार्टी के बपोती नहीं है और राम जी के किसी के ऊपर कॉपीराइट नहीं है। राम जी लोगों के आस्था के केंद्र है। राम जी को अब राजनीति का केंद्र मत बनाइए। तो ये बात जो है वो यहाँ पर लोगों ने दिखा दी, देश भर के लोगों ने दिखा दी और बड़े स्थल, बड़ी जो जगह है वहां पर बीजेपी बुरी तरीके से हार गई है। अब आपके जो तस्वीरें दिख रही है योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीरें दिख रही है जरा इनको गौर से देखिए। यूपी में कैसे डबल झटका लग रहा है और यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये मैं आपको दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ को आप देखिए यहां पर, और कच्ची पेंसिल से योगी आदित्यनाथ यहां पर कुछ लिख रहे हैं, लेकिन जो लिख रहे हैं उसको जरा समझिए। दोनों डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ की जो अगल बगल बैठते थे, दोनों डिप्टी सीएम यहां पर नहीं है। दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से बाहर दिखाई दे रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे जिस वक्त में ये बैठक हुई। तो ये इस वक्त में आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ को यहां पर दोनों डिप्टी सीएम की गैर मौजूदगी में जो ये मीटिंग बुलानी पड़ी है, या योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम की गैर मौजूदगी में यहां पर बैठक ले रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में जो अंदर खाने बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में जो अंदर खाने जो चीजें निकल निकल करके सामने आ रही है कि जानबूझ करके अपने ही लोगों ने भाजपा को हराने का काम किया, ये बात अब खुल करके निकल करके सामने आने लगी है। ये कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर, इंडिविजुअल सीटों के ऊपर लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपने प्रतिद्वंदी को हराने का काम किया कि वैसे तो बीजेपी 400 पार हो ही रही है, अगर एक सीट पर यहां पर बीजेपी हार जाएगी तो कौन कहां पर चर्चा करने वाला है और कौन इस सीट की जो है वो सुनवाई करेगा। तो ये इस वक्त में जो है वो चुनाव के वक्त में लोगों के जहन में रहा, भाजपा के लोगों के जहन में रहा और भाजपा के लोगों ने इसी तरह से इसको लिया, लेकिन वो कितना बड़ा बैकफायर कर गया। एक एक सीट जिस पर सब लोगों ने इस बात को सोचा, वो एक एक सीट भाजपा हारती चली गई और उस सीट पर सपा समाजवादी पार्टी जीती, कांग्रेस पार्टी जीती। तो ये इस तरीके से सुपड़ा जो साफ हुआ भाजपा का, उसको लेकर के अब चर्चा हो रही है। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम वो नहीं है। दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक से नदारद है। दोनों डिप्टी सीएम जो है वो आपको इस बैठक के अंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं और जो मंत्री यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उनके भी मुंह उतरे हुए हैं। तो यानी भाजपा का एक तरफ जो है वो आप देखें तो वहां पर जो है इस वक्त में जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसमें चर्चा हो रही है कि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए कैसे हार गए और दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ जो चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ चर्चा हो रही है कि किस-किस ने भीतरघात किया, जिसकी वजह से हार गए।